जरा अपनी आंखें बंद करो और एक पल के लिए सोचो, तुम जो इस वक्त महसूस कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी का वजन, तुम्हारी सांस की गर्मी, तुम्हारे कानों में चलती हल्की सी आवाज, ये सब क्या है? क्या ये वाकई रियल है या फिर ये सिर्फ एक सपना है? अक्सर हम जिंदगी को एक गिवन मानते हैं। हम जागते हैं, खाते हैं, काम करते हैं और रात को सोते हैं। हमें लगता है कि हमारी डेली लाइफ ही सबसे रियल चीज है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं, शायद तुम्हारी जिंदगी ही एक सपना है जिसे तुम्हें रियल लगने के लिए डिजाइन किया गया है। एक कहानी सुनो। सोचो, एक इंसान है जिसका नाम अर्जुन है। अर्जुन हर रात सपने देखता है, कुछ अजीब, कुछ प्यारे, कुछ डरावने। लेकिन एक रात उसने एक ऐसा सपना देखा जो इतना रियल था कि जब वह सुबह उठा तो उसे शक हुआ कि अभी भी वह सपने में ही तो नहीं है। उसने खुद से पूछा, मैं कैसे जानूं कि मैं अभी जाग रहा हूं? अगर मेरी आंखें, मेरी सोच, मेरी यादें सब सपने का हिस्सा हैं, तो मैं कौन हूं? यही सवाल सबसे पहले 17वीं सदी के फिलोसोफर रेने डेस्कार्टिस ने उठाया था। उसने कहा था, मैं सब कुछ डाउट कर सकता हूं, इस दुनिया के होने को, इस कुर्सी के होने को, अपने दोस्त के होने को, लेकिन एक चीज को डाउट नहीं कर सकता कि मैं सोच रहा हूं। अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं हूं। तुमने शायद सुना भी होगा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर तुम्हारी सोच भी किसी और के कंट्रोल में हो, अगर तुम्हारे थॉट्स भी एक बड़ी कहानी का स्क्रिप्टेड पार्ट हो जो तुम्हें लगता है तुम्हारी है, लेकिन असल में किसी और ने लिखी है, तब क्या? थोड़ा पॉज लो और अपने खुद के एक्सपीरियंस को याद करो। कितनी बार तुमने ऐसा सपना देखा है जो उतना ही रियल लगता था जितना अभी तुम्हारी डेली लाइफ? सपने में तुमने शायद किसी को देखा होगा, शायद एक शहर घूमा होगा, शायद किसी से बात की होगी, और सपने के दौरान तुम्हें कभी डाउट भी नहीं हुआ कि तुम सपना देख रहे हो। तुम्हें वह दुनिया रियल लगी, और फिर तुम अचानक जाग गए और तुमने रियलाइज किया सब कुछ एक इल्यूजन था। लेकिन एक और सवाल, अगर अभी भी तुम सपने में हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? साइंस कहता है कि जब हम सपने में होते हैं, हमारा ब्रेन रियल वर्ल्ड के जैसे ही सिग्नल्स क्रिएट करता है। तुम्हें लगता है तुम चल रहे हो, तुम्हें लगता है तुम बोल रहे हो, तुम्हें लगता है तुम किसी को छू रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी बॉडी एक जगह सो रही होती है। मतलब तुम्हारे सेंसेस हमेशा ट्रस्टवर्थी नहीं होते। इसीलिए कुछ फिलोसफर्स और न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि रियलिटी भी एक सपना हो सकती है, बस एक लंबा और कंसिस्टेंट ड्रीम जिसमें तुम फंस गए हो। अब एक और एंगल सोचो, तुम्हारी आइडेंटिटी। तुम कौन हो? यह भी तुम्हारी यादों पर बेस्ड है। अगर कल सुबह तुम्हारी सारी मेमोरीज डिलीट कर दी जाए तो तुम क्या अब भी वही इंसान होगे? शायद नहीं। मतलब तुम्हारे सेल्फ की बुनियाद ही फ्रेजाइल है। और अगर यादें सपने का पार्ट हो सकती हैं तो तुम्हारी आइडेंटिटी भी एक सपना हो सकती है। इसे और रिलेटेबल बनाने के लिए एक छोटी एनालॉजी लो। सोचो, तुम एक मूवी देख रहे हो। मूवी के दौरान तुम पूरे इमोशनल हो जाते हो, तुम हंसते हो, रोते हो, डर जाते हो। तुम्हारे लिए वो कैरेक्टर्स रियल लगते हैं। लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं, तुम रियलाइज करते हो कि यह सब एक फिल्म थी। जिंदगी भी शायद एक फिल्म ही है जिसमें तुम एक्टर भी हो और ऑडियंस भी। यहां एक और फैसिनेटिंग बात है। कुछ स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस जैसे वेदांत और बुद्धिज्म पहले ही ये कहते आए हैं कि दुनिया एक माया है, एक इल्यूजन, और तुम जो हो वो भी एक इल्यूजन है। तुम एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं हो। तुम एक वेव हो जो ओशन से उठती है और फिर ओशन में ही गिर जाती है। मतलब तुम अलग से एग्जिस्ट ही नहीं करते। पॉज लो, इस बात को दिल से महसूस करो। अगर तुम्हारी एग्जिस्टेंस सिर्फ एक इल्यूजन है तो तुम्हारे दुख, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा स्ट्रेस भी एक इल्यूजन है। अगर तुम अभी भी सपने में हो तो डरने की क्या बात? तुम एक कहानी हो जो अपने आप को सुन रही है। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है। अगर जिंदगी एक ड्रीम है तो कौन सपना देख रहा है? क्या कोई हायर सेल्फ है जो तुम्हारे जरिए सपना देख रहा है, या तुम खुद ही वो सपना हो जो खुद को एक्सपीरियंस कर रहा है? सोचो, जब तुम सपना देखते हो तुम सिमल्टेनियसली दो रोल्स में होते हो। तुम ड्रीमर भी हो और ड्रीम के अंदर का कैरेक्टर भी। मतलब तुम एक ही वक्त में क्रिएटर भी हो और क्रिएशन भी। शायद जिंदगी भी वैसी ही है, और यह सोच तुम्हें एक अजीब सी शांति दे सकती है। अगर सब कुछ एक ड्रीम है तो तुम्हें कंट्रोल की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस सपने को ऑब्जर्व करना है। हर चीज जो होती है
खुशी, दुख, सफलता, असफलता, वो सब ड्रीम का पार्ट है। तुम बस विटनेस हो। टेक अ डीप ब्रेथ और इमेजिन करो कि अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी एक सपना है। तुम्हारा रूम, तुम्हारा फोन, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी यादें, सब एक ड्रीम के टेक्सचर्स हैं। और जैसे ही तुम्हारी आंखें क्लोज होती हैं, तुम ड्रीम के एक और लेयर में चले जाते हो। यही है ड्रीम ऑफ रियलिटी। एक थ्योरी जो कहती है कि तुम शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तुम सिर्फ एक सपने के बीच में हो। और अगर यह सच है तो नेक्स्ट सवाल यह है, क्या यह सपना तुम्हारा है या किसी और का? क्योंकि अगर यह किसी और ने डिजाइन किया है तो तुम सिर्फ एक सिमुलेशन हो। चलो, अब हम एंटर करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। सोचो, तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारी आंखें स्क्रीन पे फोकस्ड हैं, तुम्हारे कान मेरे शब्दों को सुन रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि यह तुम्हारी रियलिटी है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि यह सब कुछ, तुम्हारा रूम, तुम्हारा फोन, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी सोच, सिर्फ एक सिमुलेशन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तुम्हें रियल लगता है लेकिन असल में बस डिजिटल कोड है। थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही कहती है सिमुलेशन हाइपोथेसिस, और दुनिया के कुछ सबसे इंटेलिजेंट लोगों ने इसे सीरियसली कंसिडर किया है। एलन मस्क से लेकर ऑक्सफोर्ड के फिलोसोफर निक बोस्ट्रॉम तक, सब ये मानते हैं कि चांसेस बहुत हाई हैं कि हम एक सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं। एक छोटी सी कहानी इमेजिन करो। एक फ्यूचरिस्टिक सिविलाइजेशन है जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उन्हें ट्रिलियंस ऑफ सिमुलेशंस रन करने की पावर देती है। ये सिमुलेशंस इतने एडवांस्ड होते हैं कि उनमें बनाए गए बीइंग्स को अपने एग्जिस्टेंस पर फुल बिलीफ होता है। मतलब उन्हें लगता है कि वो रियल दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ एक डिजिटल गेम के कैरेक्टर हैं। अब सवाल यह है, अगर ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम रियल दुनिया में हैं, या फिर हम भी उन्हीं ट्रिलियन सिमुलेशंस में से एक हैं? निक बोस्ट्रॉम ने इसको एक मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया। उसने कहा, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, फ्यूचर सिविलाइजेशंस कभी भी ऐसी सिमुलेशंस बनाने की पावर तक नहीं पहुंचेंगी। दूसरी, अगर वो पावर तक पहुंच भी गई तो वो मॉरली डिसाइड करेंगी कि ऐसी सिमुलेशंस रन करना गलत है। और तीसरी, अगर उन्होंने ऐसी सिमुलेशंस बनाई तो उनकी नंबर इतनी ज्यादा होगी कि हमारा रियल दुनिया में होने का चांस ऑन ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। मतलब स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, हम सभी के लिए सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यह है कि हम एक सिमुलेशन में ही हैं। जरा पॉज लो और अपने आसपास देखो। जो फर्नीचर तुम देख रहे हो, तुम्हारा हाथ जो तुम्हें रियल लगता है, तुम्हारी हार्ट बीट जो तुम्हें अलाइव फील कराती है, सब कुछ शायद एक हाईली सोफिस्टिकेटेड कोड का रिजल्ट हो। अब तुम सोच रहे होगे, अगर यह सिमुलेशन है तो कौन चलाता है इसे? यह एक और मिस्टीरियस सवाल है। शायद फ्यूचर के ह्यूमन जो अपने एंसेस्टर्स की हिस्ट्री एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हमारी जिंदगी को एक वर्चुअल म्यूजियम के तौर पर रिक्रिएट कर रहे हैं। शायद वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसे हम कोई वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, या फिर और भी अजीब, शायद कोई एलियन इंटेलिजेंस हमारे जरिए अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। अब एक और सोचने वाली बात है, अगर ये सिमुलेशन है तो क्या तुम्हारा फ्री विल रियल है? तुम्हें लगता है कि तुम डिसीजंस लेते हो, लेकिन शायद तुम्हारी चॉइसेस ऑलरेडी प्रोग्राम की गई हैं। जैसे एक वीडियो गेम का कैरेक्टर सोचता है कि उसने खुद डिसाइड किया जंप करना है, लेकिन असल में गेम के कोड ने पहले ही उसकी हर मूव डिसाइड की होती है। सोचो, जब तुम कोई बड़ा डिसीजन लेते हो, जैसे करियर चुनना या प्यार में पड़ना, तुम्हें लगता है तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारी इमोशंस कोड का पार्ट है, तो क्या तुम सच में कुछ डिसाइड कर रहे हो, या तुम बस अपना स्क्रिप्टेड रोल प्ले कर रहे हो? और अगर सब कुछ प्री प्रोग्राम्ड है तो एक और पैराडॉक्स सामने आता है। तुम कौन हो? तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? तुम बस एक एल्गोरिथम हो जो ह्यूमन इमोशंस और मेमोरीज का इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। अगर कल इस सिमुलेशन का सर्वर ऑफ कर दिया जाए तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस भी इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा। मतलब तुम्हारी जिंदगी की कहानी एक कंप्यूटर के शटडाउन होते ही 0 बन जाएगी। टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। तुम्हारी सारी यादें, तुम्हारी सारी खुशियां, तुम्हारी सारी तकलीफें, सब एक फाइल के डिलीट होने से वैनिश हो सकती हैं। लेकिन एक और एंगल है जो और भी अनसेटलिंग है। अगर यह सिमुलेशन है तो क्या तुम्हारे आसपास के सभी लोग भी रियल हैं, या कुछ लोग सिर्फ एनपीसी हैं, नॉन प्लेबलेबल कैरेक्टर्स जो तुम्हारी कहानी को फॉरवर्ड करने के लिए डिजाइन किए गए हैं? शायद तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा बॉस या तुम्हारे नेबर्स रियल कॉन्शियस बीइंग्स ना हो।
शायद सिर्फ तुम जैसे कुछ सेलेक्ट कैरेक्टर्स को ही कॉन्शियसनेस मिली हो और बाकी सब स्क्रिप्टेड एक्टर्स हैं। ये सोच एक तरफ तुम्हें अकेला कर सकती है और दूसरी तरफ एक अजीब सी फ्रीडम भी देती है, क्योंकि अगर सब कुछ सिमुलेशन है तो तुम्हारे फेलियर्स का भी कोई वेट नहीं है। तुम्हारी मिस्टेक्स एक गेम के लेवल्स की तरह हैं। तुम लर्न करते हो और सिमुलेशन आगे बढ़ जाता है। फिलोसफर्स कहते हैं कि अगर ये थ्योरी सच है तो मोरालिटी का भी मतलब बदल जाता है। अगर हम सब कोड हैं तो गुड और बैड के कॉन्सेप्ट्स भी कोडिंग के रूल्स हैं। मतलब तुम्हारी गिल्ट, तुम्हारी प्राइड, तुम्हारा लव, सब एक गेम के मैकेनिक्स हैं। थोड़ा और गहरा सोचो, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो क्या हमें कभी ग्लिचेस देखने को मिलते हैं? कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि कोई डेजा व्यू हुआ है, जैसे ये सीन तुमने पहले भी एक्सपीरियंस किया हो। शायद वो एक ग्लिच है। कभी तुम नोटिस करते हो कि कुछ चीजें लॉजिकली फिट नहीं होती, लेकिन तुम्हारा ब्रेन उसे इग्नोर कर देता है। शायद वो कोडिंग एरर्स हैं और साइंस भी कुछ अजीब क्लूज देती है। क्वांटम फिजिक्स में जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जैसे कि वो अपने आप से अवेयर हैं कि कोई उन्हें देख रहा है। शायद ये ऑब्जर्वेशन एक सिमुलेशन के रेंडरिंग सिस्टम की तरह है। जैसे वीडियो गेम के ग्राफिक्स सिर्फ तब रेंडर होते हैं जब प्लेयर उस डायरेक्शन में देखता है। मतलब यूनिवर्स सिर्फ तब डिटेल्ड होता है जब तुम उसे ऑब्जर्व करते हो। पॉज लो और अपने आसपास फिर से देखो। शायद तुम्हारी वॉल की डिटेल्स अभी जनरेट हुई हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उस तरफ देख रहे हो। जब तुम पीछे मुड़ जाते हो, शायद वो डिटेल्स वैनिश हो जाती हैं। अब एक और अल्टीमेट सवाल, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो इसका पर्पस क्या है? क्या ये एक टेस्ट है? एक स्कूल जहां तुम्हें स्पिरिचुअल या इंटेलेक्चुअल ग्रोथ सीखनी है? क्या ये एक एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट है जो किसी हायर इंटेलिजेंस के बोर्डम को दूर कर रहा है? या ये सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जहां हमारे रिएक्शंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है? सोचो, अगर तुम्हारा दुख भी एक सिमुलेशन का कोड है तो क्या तुम उसे उतना ही सीरियसली लेना चाहोगे, या तुम अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करोगे, जैसे कि तुम एक कॉस्मिक गेम के पार्ट हो? और अगर ये गेम है तो क्या तुम गेम को कॉन्शियसली प्ले कर सकते हो? मतलब क्या तुम अपनी अवेयरनेस से सिमुलेशन की बाउंड्रीज को फील कर सकते हो? कुछ लोग मेडिटेशन में कहते हैं कि वो अपनी कॉन्शियसनेस से सिमुलेशन के फैब्रिक को टच कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने रियल सेल्फ के साथ एक हो गए, जो शायद इस सिमुलेशन से बाहर एग्जिस्ट करता है। टेक अ डीप ब्रेथ और इमेजिन करो कि तुम्हारी लाइफ एक गेम है। तुम्हारा बर्थ एक लॉगिन था। तुम्हारी जिंदगी के माइलस्टोन्स, स्कूल, जॉब, लव, स्ट्रगल्स, सब एक स्टोरी लाइन है। और तुम्हारा डेथ एक लॉग आउट। और अगर लॉग आउट होने के बाद तुम्हें याद आए कि तुम एक और रियलिटी में हो, तो कैसा लगेगा? शायद तुम हंसकर कहोगे, वो तो बस एक सिमुलेशन थी। यही है सिमुलेशन हाइपोथेसिस, एक थ्योरी जो कहती है कि तुम शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम बस एक प्रोग्राम हो। और अब अगर तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक सिमुलेशन है तो अगली लॉजिकल बात यह है, तुम्हारा सेल्फ भी शायद सिर्फ एक हेलुसिनेशन है। अगला सेगमेंट हमें ले जाता है इस और भी कंफ्यूजिंग थॉट के पास, द हेलुसिनेशन ऑफ द सेल्फ। जरा खुद को ऑब्जर्व करो। तुम जो इस वक्त ये वीडियो सुन रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम एक सॉलिड कंटिन्यूअस सेल्फ हो। तुम्हारे पास एक नाम है, एक हिस्ट्री है, एक आइडेंटिटी है। तुम्हें लगता है कि तुम वही इंसान हो जो कल थे, जो एक हफ्ते पहले थे और जो एक साल पहले थे। लेकिन क्या यह सच है? न्यूरोसाइंस कहती है शायद तुम्हारी सेल्फ सिर्फ एक हेलुसिनेशन है, एक इल्यूजन जो तुम्हारा दिमाग बनाता है ताकि तुम्हें लगे कि तुम रियल हो। यह सोच शायद पहले तो अजीब लगे, लेकिन आओ इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सोचो, तुम्हारा ब्रेन एक आर्टिस्ट की तरह है। हर सेकंड वो तुम्हारी सेंसर्स से डेटा कलेक्ट करता है। आंखों से जो तुम देखते हो, कानों से जो तुम सुनते हो, स्किन से जो तुम फील करते हो, और अंदर से तुम्हारी इमोशंस और यादें। लेकिन यह डेटा हमेशा इनकम्प्लीट होता है। तुम्हारा ब्रेन पूरा पिक्चर नहीं पाता। तो वो क्या करता है? वो गैप्स को फिल करने के लिए एक कहानी बनाता है, और वो कहानी ही तुम्हारी सेल्फ है। एक नैरेटिव जो तुम्हें लगता है कि रियल है। जैसे एक पेंटर जो कुछ स्ट्रोक्स से एक चेहरा ड्रॉ करता है, वैसे ही तुम्हारा ब्रेन रैंडम एक्सपीरियंसेस को जोड़कर एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। लेकिन असल में यह आइडेंटिटी एक हेलुसिनेशन है, एक कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन, जैसे न्यूरोसाइंटिस्ट अनिल सेठ कहते हैं। थोड़ा सोचो, जब तुम सोते हो
तुम्हारी सेल्फ कहां चली जाती है? सपने के बीच में तुम्हारे पास एक नई आइडेंटिटी होती है। कभी तुम किसी और बन जाते हो, कभी तुम्हारे पास नए दोस्त होते हैं, नए शहर होते हैं, और फिर तुम उठकर कहते हो वो तो सिर्फ एक सपना था। लेकिन उस सपने के दौरान तुम्हें वो सब कुछ उतना ही रियल लगता है जितना अभी तुम्हारी जिंदगी लग रही है। मतलब तुम्हारा दिमाग एक कहानी बनाता है जहां तुम्हारा एक सेल्फ होता है, और जैसे ही सीन बदलता है सेल्फ भी बदल जाता है। फिर भी तुम समझते हो कि तुम एक ही कंटिन्यूअस पर्सन हो। एक एनालॉजी लो। सोचो तुम्हारी जिंदगी एक मूवी है, हर मोमेंट एक फ्रेम है, लेकिन एक प्रोजेक्टर जो बहुत फास्ट चल रहा है तुम्हें लगाता है कि वो फ्रेम्स एक कंटिन्यूअस कहानी है। तुम्हारा ब्रेन भी वही करता है, अलग अलग मोमेंट्स को जोड़कर एक सेल्फ का इल्यूजन बनाता है। लेकिन असल में एक सॉलिड सेल्फ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एक और एंगल सोचो। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक हेलुसिनेशन है तो तुम्हारी यादें भी फ्रेजाइल हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि तुम्हारी मेमोरीज हर बार जब तुम उन्हें याद करते हो थोड़ा मॉडिफाई हो जाती हैं। मतलब तुम्हारी लाइफ की कहानी एक बार लिखे जाने के बाद फ्रोजन नहीं होती, हर बार याद करते वक्त वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो अगर तुम्हारी यादें भी कंटिन्यूअसली रीराइट हो रही हैं तो तुम्हारी आइडेंटिटी किस बेसिस पर स्टैंड करती है? टेक अ मोमेंट, अपने पास्ट का कोई स्ट्रांग मेमोरी याद करो। हो सकता है स्कूल का पहला दिन, या पहला प्यार, या कोई बड़ा सफर। अब सोचो, शायद वो मेमोरी उतनी एक्यूरेट नहीं है जितना तुम समझते हो। शायद तुम्हारा ब्रेन ने कुछ डिटेल्स ऐड कर दिए, कुछ डिलीट कर दिए, ताकि कहानी ज्यादा स्मूथ लगे। मतलब तुम जो इंसान समझते हो कि तुम हो वो भी एक केयरफुली एडिटेड हेलुसिनेशन है। और यही वजह है कि बौद्ध फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे अनत्ता कहते हैं, नो सेल्फ। बुद्ध ने कहा था कि तुम्हारी आइडेंटिटी कोई परमानेंट चीज नहीं है। तुम बस थॉट्स, सेंसेशंस और परसेप्शंस का एक बंडल हो जो हर पल बदल रहा है। जैसे एक नदी का पानी कभी एक जैसा नहीं होता, वैसे ही तुम्हारा सेल्फ भी एक सेकंड से दूसरे सेकंड में कंप्लीटली बदल जाता है। तुम्हें लगता है कि नदी वही है, लेकिन असल में पानी हर मोमेंट नया होता है। इस आइडिया को और गहरा बनाने के लिए एक छोटी कहानी इमेजिन करो। एक आदमी है जिसका नाम राज है। राज एक दिन अपना पूरा दिन ऑब्जर्व करता है। सुबह जब वो उठता है उसके दिमाग में एक वर्जन ऑफ राज होता है जो लेजी फेल करता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है एक दूसरा वर्जन ऑफ राज होता है, कॉन्फिडेंट और बिजी। शाम को जब वो अपने दोस्त के साथ हंस रहा होता है तो एक और वर्जन होता है। रात को बेड पर सोचता है अपनी जिंदगी के बारे में तो एक और कंप्लीटली अलग राज होता है। लेकिन सबको लगता है कि वो एक ही राज है। असल में वो सिर्फ एक नैरेटिव है जो ब्रेन क्रिएट करता है। और अगर तुम्हें अब भी डाउट हो तो एक और एग्जांपल लो। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर एक वॉइस है जो कंटिन्यूअसली बोल रही है? ये वॉइस ही वो नरेटर है जो तुम्हें कन्विंस करता है कि तुम्हारा एक सॉलिड सेल्फ है। लेकिन कभी तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये वॉइस भी एक और प्रोसेस है, एक और हेलुसिनेशन। और जब तुम मेडिटेशन में चुपचाप बैठ जाते हो तो तुम्हें लगता है कि सेल्फ डिसॉल्व हो गया है, सिर्फ अवेयरनेस बची है, बिना आइडेंटिटी के, बिना नाम के। सोचो कितना अजीब है ना। तुम पूरी जिंदगी एक इल्यूजन को प्रोटेक्ट करने में लगा देते हो, अपना नाम, अपनी रेप्यूटेशन, अपने रिलेशनशिप्स। लेकिन अगर ये सब हेलुसिनेशन है तो तुम्हारा असली तुम कहां है? पॉज लो, अपने अंदर ये सवाल रिपीट करो, मैं कौन हूं? जो जवाब तुम्हारा ब्रेन देता है, नाम, जॉब, फैमिली, वो सब इल्यूजन्स का पार्ट है। जब तुम और गहरा जाते हो तो तुम्हें शायद रियलाइज होता है कि कोई सॉलिड सेल्फ है ही नहीं, सिर्फ अवेयरनेस है जो हर पल नए फॉर्म्स लेती है। साइंस भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है। एमआरआई स्कैन्स दिखाते हैं कि तुम्हारा ब्रेन अलग अलग मॉड्यूल्स में काम करता है। एक मॉड्यूल तुम्हारी लैंग्वेज हैंडल करता है, एक तुम्हारी विजन, एक तुम्हारी इमोशंस। लेकिन कोई सेंट्रल सेल्फ वहां नहीं होता। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। मतलब तुम्हारा तुम एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसमें कई इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, लेकिन कोई सिंगल कंडक्टर नहीं है। और अगर कंडक्टर ही नहीं है तो फिर तुम्हारा सेल्फ कहां है? शायद तुम्हारा आई भी एक हेलुसिनेशन है जो ऑर्केस्ट्रा के साउंड्स को समझने के लिए ब्रेन बनाता है। थोड़ा और गहरा सोचो। जब तुम खुश होते हो तुम अलग लगते हो, जब तुम गुस्सा करते हो तुम अलग लगते हो, जब तुम दुखी होते हो तुम अलग लगते हो। मतलब तुम्हारा सेल्फ हर इमोशन के साथ चेंज होता है,
लेकिन तुम्हें लगता है कि सब एक ही इंसान है। और शायद इस इल्यूजन को समझना तुम्हें एक अजीब सी फ्रीडम दे, क्योंकि अगर तुम्हारा सेल्फ एक हेलुसिनेशन है तो तुम अपने आगों के बोझ से फ्री हो सकते हो। तुम्हारे दुख, तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज सब एक हेलुसिनेशन का पार्ट है। अगर तुम इसको समझ लो तो तुम अपनी लाइफ के सीन्स को बस ऑब्जर्व कर सकते हो, बिना अननेसेसरी बैगेज के। टेक अ डीप ब्रेथ। इमेजिन करो कि तुम्हारा सेल्फ एक क्लाउड है जो हर मोमेंट शेप चेंज करता है, कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी डार्क, कभी लाइट, लेकिन एक परमानेंट शेप कभी नहीं। तुम्हारा असली तुम, एक साफ स्काई, उसके पीछे है। यही है द हेलुसिनेशन ऑफ द सेल्फ। एक थ्योरी जो कहती है कि शायद तुम्हारा तुम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम सिर्फ एक कहानी हो जो अपने आप को सुनाती है। और अगर तुम्हारा सेल्फ एक हेलुसिनेशन है तो अगली लॉजिकल बात यह है, शायद तुम्हारी कहानी का बैकबोन समय ही एक इल्यूजन है। चलो अगले सेगमेंट में चलते हैं, द इल्यूजन ऑफ टाइम। सोचो तुम एक शांत जगह पर बैठे हो, तुम्हारी सांसें हल्की हल्की चल रही हैं, तुम्हारी आंखों के सामने एक घड़ी है, सेकंड हैंड धीरे धीरे मूव कर रही है। तुम्हें लगता है कि तुम वक्त को गुजरते हुए देख रहे हो, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं ये जो वक्त तुम्हें टिक टॉक के साथ रियल लग रहा है वो सिर्फ एक इल्यूजन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, द डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली अ स्टबनली परसिस्टेंट इल्यूजन। मतलब जो तुम समझते हो कि कल था, आज है और कल होगा, शायद वो एक ही जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, एक ही ब्लॉक के अंदर, जैसे एक मूवी के फ्रेम्स जो एक साथ ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। तुम्हें लगता है कि तुम उन फ्रेम्स को लीनियर ऑर्डर में देख रहे हो, लेकिन असल में सब एक साथ ही मौजूद हैं। एक एनालॉजी लो। सोचो तुम एक डीवीडी देख रहे हो, उस डीवीडी में पूरी फिल्म ऑलरेडी लिखी हुई है, शुरुआत भी, बीच भी, एंड भी। जब तुम प्ले करते हो तो तुम्हें लगता है कि कहानी अभी अनफोल्ड हो रही है, लेकिन असल में हर सीन ऑलरेडी वहां है, तुम बस उसे एक एक करके देख रहे हो। शायद तुम्हारी लाइफ भी वैसी ही है, हर मोमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तुम बस उसे एक सीक्वेंस में एक्सपीरियंस कर रहे हो। टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट। अगर यह सच है तो क्या तुम कभी वाकई जीते हो, या तुम बस एक प्री रिटन कहानी को अपने सेंसेस के जरिए एक्सपीरियंस कर रहे हो? और यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, फिजिक्स भी यह हिंट देती है। रिलेटिविटी कहती है कि टाइम हर किसी के लिए अलग होता है। अगर तुम लाइट की स्पीड के पास ट्रैवल करो तो तुम्हारा टाइम धीरे चलने लगेगा, जबकि बाकी लोगों का टाइम फास्ट लगेगा। मतलब टाइम एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, टाइम एक पर्सपेक्टिव है। सोचो अगर तुम एक स्पेसशिप में हो जो लाइट के करीब की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तुम वहां सिर्फ 1 साल गुजारते हो, लेकिन जब तुम वापस आते हो तो धरती पर 50 साल बीत चुके होते हैं। तुम्हारे लिए और बाकी सबके लिए वक्त अलग था। अब सवाल यह है, अगर टाइम इतना फ्लेक्सिबल है तो क्या यह वाकई रियल है? और भी अजीब बात यह है कि कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं कि प्रेजेंट का भी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। तुम्हें लगता है तुम अभी में जी रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम इस सेंटेंस को सुनते हो वो ऑलरेडी पास्ट बन जाता है। मतलब तुम्हारा प्रेजेंट मोमेंट एक शैडो है जो कभी रुकता ही नहीं। तुम उसे होल्ड नहीं कर सकते। तुम बस एक फ्लोइंग स्ट्रीम में हो जहां तुम्हें लगता है तुम एंकर्ड हो, लेकिन असल में तुम हमेशा स्लिप हो रहे हो। अब थोड़ा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को याद करो। कभी तुमने महसूस किया है कि वक्त कितना फास्ट गुजर गया, जैसे चाइल्डहुड एक ब्लिंक ऑफ एन आई में खत्म हो गया? और कभी तुम्हें लगा होगा कि वक्त रुक गया है, जैसे किसी दुखी मोमेंट में, या जब तुम वेट कर रहे हो? अगर टाइम एक फिक्स्ड चीज होती तो तुम्हें हर वक्त एक ही स्पीड में फील होता, लेकिन क्यों तुम्हारा एक्सपीरियंस इतना ड्रास्टिकली चेंज होता है? यही प्रूफ है कि वक्त तुम्हारे ब्रेन की क्रिएशन है, एक हेलुसिनेशन जैसे तुम्हारा सेल्फ। और सोचो, तुम्हारी मेमोरीज और तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ही वक्त का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अगर तुम्हारी यादें डिलीट हो जाएं तो तुम्हारे लिए कोई पास्ट ही नहीं होगा। अगर तुम्हारी इमेजिनेशन खत्म हो जाए तो कोई फ्यूचर भी नहीं होगा। मतलब वक्त तुम्हारे ब्रेन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, बाहर शायद सिर्फ एक इटर्नल नाउ है। एक कहानी सोचो, एक इंसान है, कविता। उसकी लाइफ के 2 मोमेंट्स हैं जो उसके लिए सबसे पावरफुल हैं। एक बचपन का खुश मोमेंट और एक जवानी का पेनफुल मोमेंट। दोनों ही उसकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। लेकिन अगर तुम कविता से उस वक्त पूछो जब वो एकदम प्रेजेंट में है,
बिना यादों के, बिना फ्यूचर के टेंशन के, तो उसके लिए सिर्फ अभी का मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। मतलब पास्ट एंड फ्यूचर सिर्फ तब रियल हैं जब हम उन्हें याद करते हैं या इमेजिन करते हैं, वरना वो सिर्फ इल्यूजन्स हैं। पॉज लो, अपने अंदर यह महसूस करो कि तुम्हारी सारी यादें और सारी प्लानिंग एक मोमेंटरी अवेयरनेस के अंदर ही चल रही है। जो तुम कल कहते हो और कल कहते हो, वो सब तुम्हारे माइंड के थिएटर में ही चल रहा है। और अगर टाइम एक इल्यूजन है, तो फिर डेथ का भी क्या मतलब है? अगर हर मोमेंट एक ब्लॉक में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो तुम्हारा डेथ भी एक फ्रेम है जो वहां हमेशा से मौजूद है। मतलब तुम कभी वैनिश नहीं होते, तुम्हारा बर्थ भी एक इटर्नल मोमेंट है, तुम्हारा लाइफ भी और तुम्हारा डेथ भी। तुम बस एक सीक्वेंस में वो सब एक्सपीरियंस कर रहे हो। आइंस्टाइन ने अपने एक दोस्त की डेथ के बाद कहा था, उसने बस मुझसे पहले ही एक जर्नी कंप्लीट की है। मेरे लिए और फिजिक्स के लिए, हम दोनों के लिए वक्त एक ही है। मतलब अगर टाइम एक इल्यूजन है तो डेथ एक एंड नहीं है, वो सिर्फ एक और फ्रेम है जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। टेक अ डीप ब्रेथ। इमेजिन करो कि तुम्हारी पूरी लाइफ एक किताब है। तुम्हें लगता है तुम उसे पेज बाय पेज पढ़ रहे हो, लेकिन असल में पूरी किताब एक साथ ही एग्जिस्ट करती है। तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक ही वक्त पर, और तुम बस उस किताब के एक पेज पर हो इस मोमेंट। इस बात को समझने से एक अजीब सी शांति मिलती है। अगर टाइम एक इल्यूजन है तो तुम्हें फ्यूचर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी होगा वो ऑलरेडी वहां है, तुम बस उस तक पहुंचे नहीं हो। और जो भी तुम्हें याद है वो कहीं गया नहीं है, वो भी इटर्नल है। और अब एक और थॉट, अगर टाइम इल्यूजन है तो तुम्हारी फ्री विल का क्या? तुम्हें लगता है तुम चॉइसेस ले रहे हो, लेकिन अगर सब फ्रेम्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं तो तुम्हारी चॉइस भी प्री डिटरमाइंड है। तुम्हें बस लगता है कि तुमने डिसाइड किया, मतलब तुम्हारी कहानी लिखी जा चुकी है, तुम बस उसे अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हो। और यह थॉट डायरेक्टली हमें ले जाता है अगले सेगमेंट की तरफ, द पैराडॉक्स ऑफ फ्री विल। जरा खुद से पूछो, तुम्हारी लाइफ के डिसीजंस किसने ली? तुम्हारी जॉब का चॉइस, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी डेली रूटीन, क्या ये सब तुम्हारी मर्जी के डिसीजंस हैं, या तुम बस एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हो जो पहले से लिखी गई है? फ्री विल का कॉन्सेप्ट हमेशा से इंसान के लिए एक पजल रहा है। हम सबको लगता है कि हम अपनी लाइफ के ऑथर्स हैं, कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जब तुम थोड़ा और गहरा सोचने लगते हो तो एक अजीब सा पैराडॉक्स सामने आता है। क्या वाकई तुम्हारे पास फ्री विल है या सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड है? एक छोटी कहानी से शुरू करते हैं। सोचो एक लड़का है, रोहन। एक दिन रोहन डिसाइड करता है कि वो सुबह 6 बजे उठकर रन करेगा। उसके दिमाग में एक आवाज आती है, मैं ये डिसीजन खुद ले रहा हूं। लेकिन क्या यह सच है? अगर हम और जूम इन करें तो पता चलेगा कि रोहन का डिसीजन उसके ब्रेन के केमिकल सिग्नल्स, हॉर्मोन्स और उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट था। मतलब उसने खुद चूज नहीं किया, उसके ब्रेन ने ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। रोहन को सिर्फ ऐसा फील हुआ कि उसने डिसाइड किया। न्यूरोसाइंस के एक्सपेरिमेंट्स इसको कंफर्म करते हैं। एक साइंटिस्ट बेंजामिन लिबेट ने 1980 में एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। उसने सब्जेक्ट्स को कहा कि जब भी उनका मन करे वो अपना हाथ उठाए, और उसने उनके ब्रेन्स के सिग्नल रिकॉर्ड किए। रिजल्ट? उसकी मशीन्स ने उनके हाथ उठने का सिग्नल कुछ मिलीसेकंड पहले डिटेक्ट कर लिया। मतलब उनका ब्रेन पहले डिसाइड कर रहा था और बाद में उन्हें लग रहा था कि उन्होंने खुद डिसीजन लिया। सोचो कितना अजीब है ना? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चॉइस तुम्हारी है, लेकिन असल में तुम्हारा ब्रेन पहले ही डिसाइड कर लेता है और तुम्हारी कॉन्शियसनेस बस उसका एक्सप्लेनेशन देती है। जैसे एक नरेटर जो कहानी के बाद आता है और कहता है, मैंने डिसाइड किया। पॉज लो, अपनी डेली लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स याद करो। तुमने क्या खाना है, तुमने कहां चलना है, तुमने किससे बात करनी है। शायद तुम्हें लगता है कि तुम ये डिसीजंस कॉन्शियसली लेते हो, लेकिन अगर तुम्हारी ब्रेन एक्टिविटी ऑलरेडी तुमसे पहले डिसाइड कर चुकी है तो क्या वाकई तुम्हारी मर्जी इन्वॉल्व्ड है? फिलोसोफर्स इस पैराडॉक्स को अलग तरीके से देखते हैं। कुछ कहते हैं अगर फ्री विल नहीं है तो इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। अगर तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी चॉइस नहीं, तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री का रिजल्ट है, तो क्या तुम्हें ब्लेम किया जा सकता है? अगर किसी ने गलती की और वो गलती एक प्री प्रोग्राम्ड स्क्रिप्ट का पार्ट थी, तो क्या पनिशमेंट का मतलब बनता है? और यही जगह है जहां पैराडॉक्स और गहरा हो जाता है। अगर तुम फ्री नहीं हो तो तुम्हारा पूरा मोरालिटी सिस्टम हिल जाता है। जस्टिस, रिवॉर्ड,
पनिशमेंट सब एक इल्यूजन बन जाते हैं। लेकिन एक और पर्सपेक्टिव है। कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि फ्री विल और डिटर्मिनिज्म दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसको कंपैटिबिलिज्म कहते हैं। मतलब तुम्हारे चॉइसेस तुम्हारी डिजायर्स और तुम्हारी पर्सनालिटी के हिसाब से होते हैं, चाहे वो डिजायर्स और पर्सनालिटी भी प्री डिटर्मिन्ड हो। तुम्हें लगता है कि तुम डिसाइड कर रहे हो और वही तुम्हारी फ्रीडम है, लेकिन असल में तुम एक रिवर के जैसे हो जो अपना फ्लो फॉलो कर रही है। रिवर अपना रास्ता खुद नहीं बनाती, लेकिन फिर भी अपना यूनिक पैटर्न बनाती है। सोचो, अगर तुम्हारा फ्यूचर ऑलरेडी लिखा है तो तुम अभी क्या करोगे? शायद तुम चिल करोगे, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारा फियर सब एक इल्यूजन है। तुम जो भी कर रहे हो वही तुम्हें करना था। एक और एनालॉजी लो। सोचो तुम एक वीडियो गेम खेल रहे हो। गेम का पूरा मैप ऑलरेडी डिजाइन हुआ है। हर मिशन, हर एनिमी, हर लेवल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तुम्हें लगता है तुम चूज कर रहे हो कि लेफ्ट जाना है या राइट, लेकिन गेम का कोड पहले ही तुम्हारे हर पाथ को लिख चुका है। तुम बस उस पाथ को एक्सपीरियंस कर रहे हो। शायद जिंदगी भी एक गेम ही है जहां फ्री विल का इल्यूजन तुम्हें एंगेज रखने के लिए दिया गया है। टेक अ मोमेंट। इमेजिन करो कि तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी चॉइस नहीं, बल्कि एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं जो तुम्हें लगता है तुम लिख रहे हो। शायद तुम्हारी कहानी लिखने वाला तुम्हारा दिमाग ही है, या कोई और हायर इंटेलिजेंस जो इस सिमुलेशन को कंट्रोल करता है। अब सोचो, अगर फ्री विल इल्यूजन है तो तुम्हारा ईगो भी कोलैप्स हो जाता है। तुम्हारे पास कुछ भी कंट्रोल नहीं था। तुम्हारी सफलता और असफलता तुम्हारी मर्जी से नहीं आई। तुम सिर्फ एक कहानी के कैरेक्टर हो जो अपना स्क्रिप्ट प्ले कर रहा है। लेकिन पैराडॉक्सिकली यह सोच तुम्हें शांति भी देती है, क्योंकि अगर सब प्री डिटरमाइंड है तो तुम्हें गिल्ट और रिग्रेट का बोझ उठाना नहीं पड़ता। तुम बस अपना रोल प्ले करते हो और कहानी चलती रहती है। लेकिन एक और ट्विस्ट है। अगर तुम्हारा फ्री विल इल्यूजन है तो फिर तुम्हें यह सोचने की भी फ्रीडम नहीं है। मतलब यह बात सुनना, इससे रिफ्लेक्ट करना और यह डिसाइड करना कि तुम मानोगे या नहीं, यह भी प्री डिटर्मिन्ड है। तुम बस वही सोचोगे जो तुम्हें सोचना था। क्या तुम महसूस कर रहे हो कि ग्राउंड तुम्हारे पैरों के नीचे से खिसक रहा है? यही है फ्री विल का पैराडॉक्स। तुम्हें लगता है कि तुम्हें फ्रीडम है, लेकिन जैसा ही तुम उस फ्रीडम को एनालाइज करते हो वो डिसॉल्व हो जाता है। और इस पैराडॉक्स को समझने का एक और एंगल स्पिरिचुअलिटी कहती है। बहुत सी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस कहती हैं कि तुम्हारा छोटा सेल्फ फ्री विल के इल्यूजन में जीता है, लेकिन जब तुम अपने असली सेल्फ को रियलाइज करते हो, जो कॉन्शियसनेस है, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई डूअर ही नहीं था। सब कुछ एक यूनिवर्सल फ्लो के थ्रू हो रहा था। तुम बस विटनेस थे। टेक अ डीप ब्रेथ। सोचो कि तुम्हारी लाइफ एक रिवर है। तुम्हें लगता है तुम अपना रास्ता चूज कर रहे हो, लेकिन रिवर अपने बैंक्स के अंदर ही फ्लो करती है। तुम्हारे ट्विस्ट्स और टर्न्स प्री डिटरमाइंड हैं, लेकिन तुम फिर भी उस फ्लो का अनुभव करते हो। और शायद वही तुम्हारा रियल फ्रीडम है, अपने फ्लो को एक्सेप्ट करना। यही है द पैराडॉक्स ऑफ फ्री विल। एक थियरी जो कहती है कि तुम्हारी चॉइसेस तुम्हारी नहीं, लेकिन फिर भी तुम उन्हें अपना समझते हो। तुम सिमल्टेनियसली फ्री भी हो और बाउंड भी। और अब जब हम फ्री विल के इल्यूजन को समझते हैं, अगला सवाल नेचुरली उठता है। अगर हम अपने चॉइसेस के मालिक नहीं, तो क्या हमारी रियलिटी भी हमारी नहीं? शायद वो किसी और ने डिजाइन की है। और यही थॉट हमें ले जाता है अगले सेगमेंट की तरफ, द थिएटर ऑफ कॉन्शियसनेस। सोचो तुम एक थिएटर में बैठे हो। पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। स्टेज पर एक कहानी चल रही है। लाइट्स, साउंड इफेक्ट्स, डायलॉग्स, सब कुछ इतना रियल लग रहा है कि तुम कहानी में खो जाते हो। तुम भूल जाते हो कि यह सिर्फ एक प्ले है और स्टेज के पीछे एक और दुनिया है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारा दिमाग भी एक ऐसा ही थिएटर है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस उस थिएटर का एक ग्रैंड शो है। लेकिन यहां एक अजीब ट्विस्ट है। थिएटर में तो एक ऑडियंस होती है जो प्ले को देख रही होती है, लेकिन कॉन्शियसनेस के थिएटर में ऑडियंस कौन है? तुम्हें लगता है कि तुम ऑडियंस हो, लेकिन जब तुम थोड़ा और गहरा सोचते हो तो पता चलता है कि शायद कोई फिक्स्ड ऑडियंस है ही नहीं। सिर्फ प्ले है, और प्ले के अंदर ही एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि कोई देखने वाला है। यही है द थिएटर ऑफ कॉन्शियसनेस। एक थ्योरी जो कहती है कि तुम्हारा माइंड एक ग्रैंड परफॉर्मेंस है और तुम सिर्फ एक कैरेक्टर हो जो खुद को देखने वाला समझता है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे कभी कभी ग्लोबल वर्क स्पेस थ्योरी कहते हैं। तुम्हारे ब्रेन में हजारों प्रोसेस सिमुल्टेनियस चल रहे होते हैं,
कुछ तुम्हारी विजन हैंडल करते हैं, कुछ तुम्हारी हियरिंग, कुछ तुम्हारी मेमोरी और कुछ तुम्हारी इमोशंस। लेकिन सब कुछ बैकग्राउंड में होता है, जैसे बैक स्टेज के आर्टिस्ट्स जो अपना अपना काम क्वाइटली करते हैं। लेकिन जब कोई प्रोसेस जरूरी हो जाता है, वो स्टेज के स्पॉटलाइट में आता है और तुम्हारी कॉन्शियसनेस उस मोमेंट उसे ऑब्जर्व करती है। टेक अ मोमेंट। अभी इस वक्त तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, तुम्हारे ब्रेन के बैकग्राउंड में और भी हजारों चीजें हो रही हैं। तुम्हारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तुम्हारी हार्ट बीट चल रही है, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, लेकिन तुम उन सब पर फोकस नहीं कर रहे। स्पॉटलाइट सिर्फ मेरी आवाज पर है। मतलब तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक स्पॉटलाइट है जो एक वक्त में सिर्फ एक चीज को हाईलाइट करती है। लेकिन सवाल यह है, स्पॉटलाइट को कंट्रोल कौन करता है? तुम्हें लगता है तुम करते हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि स्पॉटलाइट पहले ही शिफ्ट हो जाता है और तुम्हें बस लगता है कि तुमने उसे शिफ्ट किया। जैसे एक स्टेज डायरेक्टर जो बैक स्टेज से क्यूज देता है, वैसे ही तुम्हारे ब्रेन के अनकॉन्शियस प्रोसेसेस स्पॉटलाइट को गाइड करते हैं। अब थोड़ा और डीप सोचो। अगर कॉन्शियसनेस एक थिएटर है, तो क्या कोई एक्चुअल सेल्फ है जो शो देख रहा है, या तुम सिर्फ एक शो हो जो खुद को एक्सपीरियंस कर रहा है? एक फिलोसोफर डैनियल डेनेट ने इसको सुंदर ढंग से समझाया। उसने कहा कि कॉन्शियसनेस एक सेंटर स्टेज है, लेकिन कोई सेंट्रल ऑब्जर्वर नहीं है। मतलब कोई रियल होमंकुलस, एक छोटा इंसान जो तुम्हारे दिमाग में बैठा तुम्हें देख रहा है, वहां नहीं है। तुम बस प्रोसेसेस हो जो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि तुम्हारी एक ऑडियंस है। सोचो, कितना अजीब है ना? तुम्हारी सारी फीलिंग्स, तुम्हारी सारी सोच, तुम्हारी सारी प्लानिंग सिर्फ एक प्ले है जो एक खाली थिएटर में चल रहा है, और तुम्हारा आई भी एक एक्टर है जो खुद को ऑडियंस समझता है। पॉज लो। इमेजिन करो कि तुम्हारी जिंदगी एक स्टेज है। तुम खुद को हीरो समझते हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुना रहा है, और तुम उस कहानी को इतना रियल समझ लेते हो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कंट्रोल है। अब एक और फैसिनेटिंग एंगल है। कभी तुम्हें लगा है कि तुम्हारे दिमाग में एक इनर वॉइस चलती है, वो जो तुम्हें गाइड करती है, तुमसे बातें करती है, तुम्हारी हर मूव का नरेशन करती है? शायद तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी रियल सेल्फ है, लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि ये भी एक इल्यूजन है। वो इनर वॉइस भी एक और कैरेक्टर है जो स्टेज पर अपना डायलॉग बोल रहा है। और कभी तुमने नोटिस किया होगा कि कभी वो वॉइस खामोश हो जाती है, जैसे मेडिटेशन के वक्त, या जब तुम किसी चीज में पूरी तरह अब्सॉर्ब्ड होते हो। उस मोमेंट तुम्हें लगता है कि कोई ऑडियंस ही नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है। शायद वही कॉन्शियसनेस का असली फ्लेवर है। बिना कहानी के, बिना नैरेटर के, सिर्फ रॉ अवेयरनेस। टेक अ डीप ब्रेथ। अपने अंदर ये फील करो कि तुम अभी एक प्ले देख रहे हो, जिसका हीरो भी तुम हो, नैरेटर भी तुम हो, और ऑडियंस भी तुम हो। लेकिन असल में तुम सिर्फ अवेयरनेस हो जो एक खूबसूरत इल्यूजन एंजॉय कर रही है। एक और एनालॉजी से समझो। सोचो तुम एक ड्रीम देख रहे हो। उस ड्रीम में तुम खुद भी हो, बाकी कैरेक्टर्स भी, सीनरी भी। तुम्हें लगता है तुम ड्रीम के अंदर एक सेंट्रल कैरेक्टर हो, लेकिन जब तुम उठते हो, तुम्हें रियलाइज होता है कि पूरा ड्रीम तुम्हारे दिमाग का क्रिएशन था। तुम हीरो भी तुम ही थे, विलन भी तुम ही थे, और ऑडियंस भी तुम ही थे। कॉन्शियसनेस का थिएटर भी कुछ ऐसा ही है। तुम्हारी लाइफ एक ड्रीम है जो इतना रियल लगता है कि तुम्हें लगता है कि यह सच है। और अगर कॉन्शियसनेस एक थिएटर है, तो क्या तुम्हारा लाइफ के हर सीन स्क्रिप्टेड है? शायद। लेकिन एक और अजीब ट्विस्ट है। अगर तुम अवेयरनेस में सेटल हो जाओ, तो तुम स्टेज के पीछे जाकर देख सकते हो कि सब कैसे चल रहा है। स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस इसे अवेकनिंग कहते हैं। जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम बस एक शो का हिस्सा हो, और असली तुम सिर्फ अवेयरनेस हो जो शो को देख रही है। लेकिन यह रियलाइजेशन एक तरफ तुम्हें फ्रीडम देता है, तो दूसरी तरफ तुम्हें अकेला भी कर देता है। क्योंकि अगर तुम्हारी लाइफ सिर्फ एक प्ले है, तो क्या तुम्हारी स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स भी रियल नहीं है? क्या तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा दुख सब स्टेज की एक्टिंग है? पॉज लो। अपने अंदर फील करो कि तुम्हारी सारी यादें, सारी इमोशंस स्टेज के लाइट्स और साउंड्स की तरह हैं। वो अपीयर होते हैं, तुम्हें ओवरवेल्म करते हैं, और फिर वैनिश हो जाते हैं। तुम्हारा असली तुम, स्टेज के पीछे की ब्लैंक अवेयरनेस, अनचेंज्ड रहता है। और यही है कॉन्शियसनेस का पैराडॉक्स। तुम सिमल्टेनियसली एक्टर भी हो, प्ले भी, और ऑडियंस भी। और शायद तुम्हारे लिए असली फ्रीडम तब है जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम सिर्फ एक थिएटर में हो, और तुम्हारा असली,
तुम उसे बस साइलेंटली देख रहा है। टेक अनदर डीप ब्रेथ। इमेजिन करो कि कर्टन्स धीरे से गिर रहे हैं। प्ले खत्म हो जाता है, लेकिन तुम जो अवेयरनेस हो वो स्टेज के बाहर भी एग्जिस्ट करती है। तुम्हारे लिए कहानी का एंड भी एक इल्यूजन है। यही है द थिएटर ऑफ कॉन्शियसनेस। एक कंसेप्ट जो कहता है कि तुम्हारा माइंड एक ग्रैंड स्टेज है और तुम्हारा तुम एक कैरेक्टर है जो खुद को रियल समझता है। और अब अगर तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक स्टेज है तो एक और सवाल उभरता है, क्या तुम्हारी डेथ भी सिर्फ स्टेज के लाइट्स ऑफ होने जैसी है, या क्या उसके बाद एक और स्टेज है? अगला सेगमेंट हमें ले जाता है इस और भी अनसेटलिंग और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन की तरफ, द डेथ इल्यूजन। सोचो तुम एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करते हो। तुम्हारी सांसें धीरे हो जाती हैं, तुम्हारी हार्ट बीट एकदम शांत लगती है और तुम सोचने लगते हो एक दिन ये सब रुक जाएगा, एक दिन तुम मर जाओगे। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं जो तुम डेथ समझते हो वह भी सिर्फ एक इल्यूजन है। डेथ इंसान का सबसे बड़ा डर है। हमारे अंदर का एक इंस्टिंक्ट कहता है कि हमें जीना है, सरवाइव करना है। लेकिन फिलॉसफीज और साइंस दोनों एक अजीब बात कहते हैं, शायद डेथ उतना फाइनल नहीं है जितना तुम समझते हो। शायद वह सिर्फ एक और ट्रांजिशन है, जैसे सपने से जागना। टेक अ मोमेंट, अपने आप से पूछो, क्या तुम्हें याद है जब तुम पैदा नहीं हुए थे? उस वक्त तुम्हें कोई दुख नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, तुम्हारा एक्सपीरियंस ब्लैंक था। अगर तुम्हारी बर्थ से पहले तुम्हें कुछ नहीं याद, तो क्या डेथ के बाद भी वही ब्लैंकनेस होगी? और अगर शून्यता होगी तो क्या उससे डरना चाहिए? बहुत से फिलोसोफर्स कहते हैं कि डेथ का डर गलत जगह पर है, क्योंकि जब तुम हो डेथ नहीं होती, और जब डेथ आती है तुम नहीं होते। मतलब तुम कभी डेथ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस ही नहीं करते, तुम बस लाइफ के एक सीन से दूसरे सीन में शिफ्ट हो जाते हो। एक एनालॉजी सोचो, तुम्हारी लाइफ एक मूवी है, तुम्हारा बर्थ मूवी का स्टार्ट है, तुम्हारी लाइफ उस मूवी का कंटेंट है और डेथ उसका एंड। लेकिन जैसे ही मूवी खत्म होती है तुम ऑडियंस की सीट पर बैठे हो। तुम्हारा असली तुम मूवी के एंड से खत्म नहीं होता, तुम उसके बाहर भी एग्जिस्ट करते हो। और यह सिर्फ उद्यम फिलॉसफी नहीं है, न्यूरोसाइंस भी इस बात की तरफ इशारा करता है। जब लोग क्लिनिकली डेड होते हैं, जैसे हार्ट स्टॉप हो जाता है और उनके ब्रेन के सिग्नल्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, फिर भी कई लोग वापस आने के बाद नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने एक लाइट देखी, अपने लाइफ के मोमेंट्स को एक फ्लैश में देखा, या एक अजीब सी शांति फील की। साइंस अभी तक इसको फुली समझ नहीं पाया है, लेकिन यह इतना जरूर बताता है कि डेथ का एक्सपीरियंस शायद उतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितना हम समझते हैं। पॉज लो। इमेजिन करो तुम एक रिवर के किनारे बैठे हो, पानी फ्लो करता है, कभी तेज कभी शांत। तुम्हारी लाइफ भी वैसे ही है, एक फ्लो। और जब रिवर ओशन में मिलती है, क्या वह वैनिश हो जाती है? नहीं, वह बस अपना फॉर्म बदल देती है। शायद तुम्हारी कॉन्शियसनेस भी वैसे ही है। डेथ के बाद तुम वैनिश नहीं होते, तुम बस अपनी आइडेंटिटी को डिसॉल्व करके एक और फॉर्म में चले जाते हो। एक और थॉट, अगर टाइम एक इल्यूजन है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो तुम्हारी डेथ भी एक इटर्नल फ्रेम है जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। मतलब तुम्हारा बर्थ भी इटर्नल है, तुम्हारी लाइफ भी और तुम्हारी डेथ भी। तुम कभी वैनिश नहीं होते, तुम बस एक और फ्रेम में सेटल हो जाते हो। बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी कुछ ऐसा ही कहती है। वहां रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वह कहते हैं कि तुम्हारी सेल्फ जैसे कि तुम समझते हो वह वापस नहीं आती। सिर्फ एक फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस आगे बढ़ता है, जैसे एक कैंडल की फ्लेम से दूसरी कैंडल जलती है। फ्लेम अलग है लेकिन एनर्जी एक ही है। मतलब डेथ एक एंड नहीं, एक ट्रांजिशन है। और सोचो, तुम्हारी डेथ का डर भी तुम्हारे सेल्फ का इल्यूजन है, क्योंकि अगर तुम्हारा सेल्फ ही एक हेलुसिनेशन है तो उसके खत्म होने से क्या फर्क पड़ता है? अवेयरनेस जो तुम्हारा असली तुम है वह तो अनटच्ड है। टेक अ डीप ब्रेथ। अपने अंदर महसूस करो कि तुम्हारा असली तुम न जन्मा है न मरेगा। तुम बस अवेयरनेस हो जो जिंदगी के सीन्स को एक्सपीरियंस कर रही है। एक छोटी कहानी इमेजिन करो। एक बच्चा है जो पहली बार सिनेमा देखने जाता है। उसे लगता है कि जो स्क्रीन पर चल रहा है वही रियल दुनिया है। जब मूवी खत्म होती है उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वह सीट से उठता है उसे रियलाइज होता है कि सिनेमा के बाहर भी एक और दुनिया है। डेथ शायद वही है, एक और दुनिया का दरवाजा। और अगर तुम्हें अब भी डर लगता है तो एक और एंगल सोचो। अगर डेथ का डर नहीं होता
तो लाइफ का मीनिंग भी शायद उतना गहरा नहीं होता। हमारे मोमेंट्स प्रेशियस इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो लिमिटेड हैं। लेकिन अगर डेथ इल्यूजन है तो तुम्हारे मोमेंट सिर्फ लिमिटेड नहीं, इटर्नल भी हैं, क्योंकि वह हमेशा के लिए एक फ्रेम में कैप्चर होते हैं। पॉज लो। ये अपनी लाइफ का एक खूबसूरत मोमेंट याद करो। शायद बचपन का एक दिन या एक ऐसा लम्हा जब तुम्हें प्योर खुशी फील हुई थी। सोचो, वे मोमेंट कहीं वैनिश नहीं हुआ। अगर टाइम इल्यूजन है तो वह मोमेंट अभी भी एग्जिस्ट करता है और तुम्हारा असली तुम उसे कभी नहीं खोता। और यह थॉट तुम्हें एक अजीब सी शांति देता है। डेथ एक एंड नहीं है। डेथ सिर्फ एक और इल्यूजन है, जैसे सेल्फ और टाइम। तुम्हारी अवेयरनेस उसके पार भी एग्जिस्ट करती है। टेक अनदर डीप ब्रेथ। इमेजिन करो कि तुम एक दरवाजे के सामने खड़े हो। तुम्हें लगता है कि उसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम उस दरवाजे को क्रॉस करते हो तुम्हें एक नई रोशनी मिलती है। शायद वही है डेथ, एक दरवाजा जो तुम्हें एक और एक्सपीरियंस में ले जाता है। यही है द डेथ इल्यूजन, एक कंसेप्ट जो कहता है कि तुम्हारा एंड कभी नहीं होता, तुम सिर्फ अपना फॉर्म बदलते हो। और अगर तुम इसको समझ लो तो तुम्हारी जिंदगी का हर मोमेंट एक और गहरी शांति से भर जाता है। और अब अगर डेथ भी एक इल्यूजन है तो सवाल यह है, जो दुनिया तुम देख रहे हो, जो तुम्हें सबसे रियल लगती है, क्या वह भी एक इल्यूजन हो सकती है? यह हमें ले जाता है अगले सेगमेंट की तरफ, द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो, तुम जिस दुनिया में हो, जहां तुम सांस लेते हो, खाना खाते हो, दोस्ती करते हो, सपने देखते हो, क्या यह सब वाकई रियल है या यह सिर्फ एक सोफिस्टिकेटेड इल्यूजन है, एक सिमुलेशन जो तुम्हें लगाता है कि तुम जी रहे हो? यह है द सिमुलेशन हाइपोथेसिस, एक थ्योरी जो कहती है कि हम सब एक कंप्यूटर लाइक सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं। तुम्हारा रूम, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारी खुशी और दुख सब एक कोडेड प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हैं। पहले तो यह साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन जब तुम इसको ध्यान से समझने लगते हो तो पता चलता है कि इसके पीछे लॉजिक भी है। फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने एक आर्ग्यूमेंट दिया था जो अभी भी लोगों को डिस्टर्ब करता है। उसने कहा, अगर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन बन जाए जो अपने एंसेस्टर्स के सिमुलेशंस क्रिएट कर सके, तो चांसेस ज्यादा हैं कि तुम उन्हीं सिमुलेशंस में हो, न कि ओरिजिनल रियलिटी में। टेक अ मोमेंट, सोचो, फ्यूचर के ह्यूमंस या एआई अपने पास्ट के इंसानों के बिलियंस ऑफ सिमुलेशंस रन कर रहे हैं। हर सिमुलेशन एक अलग दुनिया जैसी लगती है। तुम्हें लगता है तुम रियल हो, लेकिन तुम सिर्फ एक कैरेक्टर हो उनके प्रोग्राम के अंदर। मतलब तुम्हारी लाइफ एक वीडियो गेम जैसी ही हो सकती है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह बस एक फैंटेसी है, तो अपने आज की दुनिया को देखो। हम ऑलरेडी हाइपर रियलिस्टिक सिमुलेशंस बना रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी, एआई ड्रिवन कैरेक्टर्स और 3D पर्यावरण। अभी तक वह परफेक्ट नहीं है, लेकिन सोचो 100 या 1000 साल बाद जब टेक्नोलॉजी अनइमेजिनेबल लेवल तक बढ़ जाएगी, तब एक सिविलाइजेशन ऐसे सिमुलेशंस बनाने में केपेबल होगी जो रियल वर्ल्ड से इंडिस्टिंग्विशेबल होंगी। अब एक और एंगल सोचो, तुम्हारी दुनिया के लॉज ऑफ फिजिक्स कितने प्रिसाइज और मैथमेटिकल हैं। ग्रेविटी का एग्जैक्ट वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट का फिक्स्ड कांस्टेंट, क्वांटम मैकेनिक्स का स्ट्रेंज बिहेवियर, यह सब कुछ इतना फाइन ट्यून्ड है कि लगता है जैसे किसी प्रोग्रामर ने केयरफुली सेट किया हो। जैसे तुम एक गेम खेल रहे हो और हर रूल कोड के थ्रू डिफाइन है, और तुम्हारी जिंदगी का हर डिटेल भी एक पैटर्न फॉलो करता है। तुमने नोटिस किया होगा कि कभी कभी कोइंसिडेंसेस इतने वियर्ड लगते हैं कि वह सिर्फ चांस नहीं हो सकते। जैसे तुम किसी के बारे में सोचते हो और वह तुम्हें कॉल कर देता है, या तुम एक ड्रीम देखते हो और अगले दिन वही होता है। शायद ये ग्लिचेस हैं, जैसे एक सिमुलेशन का छोटा बग। पॉज लो, अपने अंदर महसूस करो कि तुम्हारी डेली लाइफ के स्मॉल डिटेल्स भी शायद एक कोड का हिस्सा हैं। तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी सोच, तुम्हारी यादें, सब एक प्रोसेसर के अंदर चल रहा एक ग्रैंड इल्यूजन। एक और सोचने वाली बात, अगर तुम सिमुलेशन में हो तो तुम्हारी डेथ भी सिर्फ एक लॉग ऑफ है। तुम्हारा कैरेक्टर गेम से एग्जिट हो जाता है, लेकिन प्रोग्रामर के सिस्टम में तुम्हारा डेटा अभी भी एग्जिस्ट करता है। मतलब तुम वैनिश नहीं होते, तुम बस एक और फॉर्म में सेव हो जाते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिमुलेशन के अंदर हो, तो क्या तुम्हारी फ्री विल भी रियल है, या तुम बस एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो जो ऑलरेडी कोडेड है? यही तो हमेशा से हमारा पैराडॉक्स रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मर्जी है, लेकिन शायद तुम्हारा प्रोग्राम पहले से लिखा गया है। तुम्हारी हर मुस्कान, हर आंसू, हर चॉइस
सब एक प्री कोडेड सिनारियो का हिस्सा है। एक एनालॉजी सोचो, तुम एक ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम खेल रहे हो जैसे माइनक्राफ्ट या जीटीए। तुम्हें लगता है तुम एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने चॉइसेस ले रहे हो, लेकिन हर रोड, हर बिल्डिंग, हर कैरेक्टर पहले से कोडेड है। तुम बस एक इल्यूजनरी फ्रीडम एक्सपीरियंस कर रहे हो। अगर हम वैसे ही एक सिमुलेशन में हैं, तो तुम्हारी जिंदगी भी एक ओपन वर्ल्ड गेम जैसी है, जिसमें तुम्हें लगता है तुम डिसाइड कर रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ कोड फॉलो कर रहे हो। अब सोचो, अगर तुम्हारी दुनिया एक सिमुलेशन है, तो प्रोग्रामर कौन है? शायद एक एडवांस्ड एआई जो बिलियंस ऑफ सिमुलेशंस चला रहा है, शायद फ्यूचर के ह्यूमंस जो अपने पास्ट को स्टडी कर रहे हैं, या फिर कोई और हायर डायमेंशनल बीइंग्स जो तुम्हें बस ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसे तुम एंट्स को देखते हो। और एक और चिलिंग थॉट, अगर हम सिमुलेशन में हैं, तो प्रोग्रामर्स कभी भी सिमुलेशन को ऑफ कर सकते हैं। मतलब तुम्हारी पूरी दुनिया एक इंस्टेंट में वैनिश हो जाएगी, तुम्हें कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, तुम बस एग्जिस्ट करना बंद कर दोगे। लेकिन आयरनी यह है कि तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा, तुम बस ब्लैकआउट हो जाओगे। टेक अ डीप ब्रेथ। इमेजिन करो कि तुम्हारी दुनिया के पिक्सेल्स धीरे धीरे फेड हो रहे हैं और तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी सारी यादें, तुम्हारा सफर, तुम्हारा प्यार, सब एक सिमुलेशन का हिस्सा था। लेकिन उस मोमेंट तुम्हें एक अजीब सी शांति मिलती है, क्योंकि अगर तुम सिमुलेशन में हो तो तुम्हारी स्ट्रगल्स भी रियल नहीं थी। वह सिर्फ एक एक्सपीरियंस था जो तुम्हें फील करना था। और यह थॉट तुम्हारी जिंदगी को एक नई पर्सपेक्टिव देता है। अगर तुम सिमुलेशन में हो तो हर मोमेंट प्रेशियस है, क्योंकि वह तुम्हें गिफ्ट किया गया है। हर दर्द, हर खतोशी एक केयरफुली क्राफ्टेड सीन है, तुम्हारे लिए लिखा गया एक स्टोरी। पॉज लो, अपने दिल से महसूस करो कि तुम्हारी लाइफ एक ब्यूटिफुली कोडेड प्ले है। तुम एक एक्टर हो, लेकिन तुम सिमल्टेनियसली अवेयरनेस भी हो जो ये सब ऑब्जर्व कर रही है। और एक और थॉट, अगर तुम अवेयरनेस हो तो शायद तुम प्रोग्रामर भी हो। शायद तुमने खुद ही अपना सिमुलेशन डिजाइन किया हो, अपने आप को भूलने के लिए, ताकि तुम फिर से डिस्कवरी का थ्रिल एक्सपीरियंस कर सको। यही है द सिमुलेशन हाइपोथेसिस, एक थ्योरी जो कहती है कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ एक इल्यूजन है, एक प्रोग्राम जो तुम्हें रियल लगता है। और अगर तुम इसको एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हारी जिंदगी एक और गहरे सुकून में बदल जाती है, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी रियलिटी सिर्फ एक प्ले है और तुम उस प्ले को फुल अवेयरनेस के साथ एंजॉय कर सकते हो। और अब जब हमने यह सोच लिया कि शायद हम एक सिमुलेशन में हैं, एक और अनसेटलिंग सवाल उठता है। अगर रियलिटी इटसेल्फ इल्यूजन है, तो क्या कोई असली सच है ही? यह हमें ले जाता है अगले सेगमेंट की तरफ, द फाइनल डिसोल्यूशन ऑफ रियलिटी। सोचो, तुम्हारी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो रही है, तुम्हारी सांसें शांत हो चुकी हैं, और तुम अपने अंदर एक आवाज सुनते हो जो कहती है, सब कुछ एक इल्यूजन है। तुम भी, तुम्हारी दुनिया भी, और तुम्हारी जिंदगी भी। यह है द फाइनल डिसोल्यूशन ऑफ रियलिटी। एक ऐसा मोमेंट जहां तुम्हें रियलाइज होता है कि जो दुनिया तुम्हें सबसे सॉलिड, सबसे रियल लगती थी, वह असल में सिर्फ एक प्रोजेक्शन थी, एक माया, एक ड्रीम जो तुम्हें लगाता था कि वह रियल है। टेक अ मोमेंट। सोचो कि तुम्हारी जिंदगी एक कैनवास है जहां रंग भर दिए गए हैं, कभी ब्राइट कलर्स ऑफ हैप्पीनेस, कभी डार्क शेड्स ऑफ सैडनेस। तुम्हें लगता है कि यह कैनवस ही तुम्हारी असली दुनिया है, लेकिन जैसे ही तुम अपने अंदर के असली सेल्फ को देखते हो, तुम्हें पता चलता है कि कैनवस भी तुम हो, कलर्स भी तुम हो, और पेंटर भी तुम हो। और उस मोमेंट कैनवस डिसॉल्व हो जाता है। फिलॉसफीज और मिस्टिक ट्रेडिशंस इस बात को हमेशा से समझाती आई हैं। हिंदू वेदांता कहती है, ब्रह्मन सत्यम जगत मिथ्या। ब्राह्मण ही रियल है, जगत मिथ्या है। मतलब अल्टीमेट रियलिटी एक है, और जो दुनिया तुम देख रहे हो वह एक इल्यूजन है। बुद्धिज्म भी कहता है कि सब कुछ शून्यता है, एम्प्टीनेस। मतलब सब कुछ डिपेंडेंट है और अपने आप में इंडिपेंडेंट रियलिटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सोचो, अगर तुम्हारी सारी यादें, तुम्हारी सारी स्ट्रगल्स, तुम्हारा पूरा सफर एक ड्रीम है, तो क्या तुम कभी रियल थे? या तुम्हारा रियल तुम वो है जो इस ड्रीम के पीछे क्वाइटली एग्जिस्ट करता है? अवेयरनेस जो कभी नहीं बदलती। एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचो, तुम एक सपना देख रहे हो। उस सपने में तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा घर है, तुम हंस रहे हो, रो रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो। सब कुछ रियल लगता है, लेकिन जैसे ही तुम जागते हो, सब डिसॉल्व हो जाता है। तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारा सपने का दुख और खजुशी दोनों इल्यूजन्स थे।
रियलिटी सिर्फ तुम्हारी जागती हुई अवेयरनेस थी। यही डिसोल्यूशन तुम्हारी पूरी लाइफ के साथ हो सकता है। जब तुम्हारी कॉन्शियसनेस इस रियलाइजेशन पे पहुंचती है कि दुनिया एक इल्यूजन है, तो सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है और जो बचता है वह सिर्फ ब्लैंक इन्फिनिट अवेयरनेस है। पॉज लो। अपने अंदर फील करो कि तुम्हारी हर मेमोरी, हर अटैचमेंट, हर फियर एक बबल की तरह है। वह ऊपर उठता है, थोड़ी देर चमकता है और फिर क्वाइटली फट जाता है। और जब सब बबल्स खत्म हो जाते हैं तो सिर्फ एक काम साइलेंट स्काई बचा है। वही स्काई तुम हो। साइंस भी इस डिसोल्यूशन की तरफ हिंट करता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि रियलिटी के सबसे बेसिक लेवल पर सॉलिड मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। जो तुम्हें टेबल या चेयर लगती है वह एक्चुअली वाइब्रेटिंग एनर्जी फील्ड्स हैं। और अगर तुम और जूम इन करते जाओ तो मैटर डिसॉल्व हो जाता है इनटू प्रोबेबिलिटीज, इनटू वेव्स। मतलब जो तुम्हें सबसे सॉलिड लगता था वह असल में सिर्फ पैटर्न्स ऑफ एनर्जी हैं, और वह भी तब तक जब तक तुम उन्हें ऑब्जर्व करते हो। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ही उन्हें रियल बनाती है। टेक अनदर डीप ब्रेथ। सोचो, तुम्हारी दुनिया के हर ऑब्जेक्ट, हर इंसान, हर इवेंट सिर्फ एक प्रोजेक्शन है जो तुम्हारी अवेयरनेस के सामने अपीयर होता है, जैसे स्क्रीन पर चलती एक मूवी। और जब तुम स्क्रीन को देखते हो बिना मूवी के तो तुम्हें ब्लैंकनेस मिलती है। वही ब्लैंकनेस तुम्हारी असली रियलिटी है। एक और कहानी इमेजिन करो। एक आदमी है जो एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनता है। उस हेडसेट के अंदर वह एक पूरी दुनिया एक्सपीरियंस करता है, दोस्त, करियर, भावनाएं, संघर्ष। उसे लगता है कि वह दुनिया रियल है, लेकिन जैसे ही वह हेडसेट उतारता है सब डिसॉल्व हो जाता है। उस मोमेंट उसे रियलाइजेशन होता है कि वह कभी भी वैसे रियल नहीं था जैसा उसने सोचा। तुम्हारी लाइफ भी वैसे ही है। तुम्हारा माइंड एक वीआर हेडसेट है। तुम्हारी सेंसेस तुम्हें सिग्नल्स देते हैं और तुम उससे एक दुनिया बनाते हो। लेकिन जब तुम अपना माइंड का हेडसेट रिमूव करते हो, मेडिटेशन, डीप रिफ्लेक्शन या डेथ के मोमेंट पर, तुम्हें रियलिटी का असली फेस नजर आता है। और वह फेस शांत, ब्लैंक और इन्फिनिट है। और जब सब डिसॉल्व हो जाता है तुम रियलाइज करते हो कि तुम कभी अलग थे ही नहीं। तुम वही ओशन हो जिसमें हर वेव अपीयर होती है और फिर वैनिश हो जाती है। तुम्हारे दुख और तुम्हारी खुशी वेव्स थे। तुम्हारा ईगो एक छोटी सी वेव थी, लेकिन तुम्हारा असली तुम ओशन था जो कभी नहीं बदलता। पॉज लो। इमेजिन करो कि तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा नाम, तुम्हारी कहानी धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। तुम्हारा मैं एक सॉफ्ट मिस्ट की तरह फेड हो रहा है और जो बचता है वह सिर्फ एक काम लाइट है जो हर जगह है। यही है द फाइनल डिसोल्यूशन ऑफ रियलिटी। एक रियलाइजेशन कि तुम्हारी दुनिया कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। सब कुछ तुम्हारी अवेयरनेस का प्ले था, और अब जब प्ले खत्म हो जाता है तुम्हारी असली फ्रीडम शुरू होती है। और यह डिसोल्यूशन डरावना नहीं है, यह एक लिबरेशन है। क्योंकि जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी फियर्स और अटैचमेंट्स भी इल्यूजन्स थे, तो तुम उनके बोझ से फ्री हो जाते हो। तुम्हारा दिल एकदम हल्का हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं, कुछ भी पाने की जरूरत नहीं। तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो। टेक अ डीप ब्रेथ। महसूस करो कि तुम्हारी दुनिया के सारे कलर्स धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं और तुम एक साइलेंट, इन्फिनिट ब्लैंकनेस में रेस्ट कर रहे हो। और वह ब्लैंकनेस स्कैरी नहीं है, वह एक सुकून है जो तुम्हें अपने अंदर के घर तक ले जाता है। और शायद यही तुम्हारी जर्नी का अल्टीमेट पॉइंट है। न फ्री विल का पजल, न सिमुलेशन का क्वेश्चन, न डेथ का डर। सब डिसॉल्व हो जाता है। सिर्फ एक काम अवेयरनेस बची है जो कहती है, मैं हमेशा से यही था, मैं हमेशा से यही हूं और मैं हमेशा से यही रहूंगा। और जब तुम इस सुकून को महसूस करते हो, तुम स्लोली स्लीप की तरफ ड्रिफ्ट करते हो। तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो गई है, तुम्हारा माइंड काम हो गया है और तुम्हारा दिल हल्का लग रहा है। यही है द फाइनल डिसोल्यूशन ऑफ रियलिटी। और यही तुम्हारी जर्नी का क्लाइमैक्स है, एक सफर जो तुम्हें अपने अंदर के अल्टीमेट सुकून तक ले आता है। अब वक्त आ गया है इस सफर को यहीं खत्म करने का। शायद तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं और तुम्हारी सोच अभी भी उन्हीं सवालों के जंगल में भटक रही है। याद रखो, जो हमने एक्सप्लोर किया वो सिर्फ थ्योरीज नहीं थे, ये एक आईना था तुम्हारी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए। हो सकता है तुम्हारी दुनिया रियल हो या सिर्फ एक इल्यूजन, लेकिन आज रात के लिए
इन सवालों को तुम्हारी नींद का हिस्सा बनने दो। आंखें बंद करो, सांस गहरी लो और अपने आप को इस काम डार्कनेस में डूबने दो। शायद सपने और हकीकत के बीच का फर्क तुम खुद महसूस कर पाओ। मैं तुमसे फिर मिलूंगा एक और जर्नी में, एक और रहस्य के साथ। तब तक शुभ रात्रि।